Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। विदुर ने कहा, मैं पहले ही महादक्ष बनने में कामयाब हो गया हूँ। अभी मेरे पास एक सितारा महादक्ष रैंक की ताकत है। भानु लड़खड़ाया और लगभग गिर पड़ा। उसने कहा, क्या? विदुर ने पूछा, क्या तुमने नहीं सुना? भानु ने कहा, मैंने सुना, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? कोई 9 सितारा दक्ष रैंक से महादक्ष रैंक में सिर्फ एक हल्के झटके से कैसे बढ़ सकता था? चाहे कितनी आसानी से हो, यह इतना आसान कैसे हो सकता था? विदुर ने लापरवाही से मुस्कुराया। उसने कहा, यह इतना मुश्किल तो नहीं था। उसने इतनी बार बैंगनी आग गोली खाकर महादक्ष रैंक का स्तर हासिल किया था कि यह अब उसके लिए अजनबी क्षेत्र नहीं था। अब जब उसके पास काफी शक्ति थी तो उसके लिए ऐसा बढ़ना स्वाभाविक था। यह उसके लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना एक बच्चे का जन्म होने पर सांस लेना। यह मुश्किल नहीं था। भानु के दिमाग में यह पागलपन था। विदुर ने कहा, चलो। उसने सोचा और मुड़कर एक अलग दिशा में चलने लगा। भानु ने पूछा, रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? विदुर ने कहा, अब हम उस बंदर बीज 7 सितारा लकड़ी को लेने जा सकते हैं। भानु ने पूछा, वहां एक 7 सितारा सांप है, क्या तुम अब उसे हरा सकते हो? उसे लग रहा था कि वह पीछे छूट रहा था। क्या महादक्ष रैंक में बढ़ने के ठीक बाद उसे इतना आत्मविश्वास था कि वह एक तिलिस्मी जानवर को हरा सकता था जिसका वह पहले मुकाबला नहीं कर सकता था? विदुर ने हंसकर कहा, हरा नहीं सकता। 7 सितारा सांप एक चरम द्रोण रैंक तिलिस्मी जानवर है। भानु ने कहा, तो? विदुर ने कहा, कहीं सुरक्षित जगह पर इंतजार करो। अगर मैं इसे नहीं हरा सका तो चिंता मत करो। जब तक मैं भाग सकता हूं तब तक ठीक है। कई बार ताकत सिर्फ सीधे बल का मुकाबला नहीं होती थी, बल्कि तरह तरह के कारकों का मिश्रण थी। कभी कभी अपने विरोधी से सीधे लड़ना जरूरी नहीं होता था। जब तक आप उनके हमलों का सामना कर सकते थे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे और सबसे कम शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। उसके बढ़ने के बाद दोनों ओर ज्यादा दायरे की दवा सामग्रियां काटने में सक्षम हो गए, जिनमें कई दुर्लभ और उच्च दर्जे की थीं। असल वजह यह थी कि चंद्रोम ने विदुर को अपना शिष्य बनने का बहाना बनाया था, क्योंकि अगर विदुर गोली युद्ध प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करता तो चंद्रोम पिल टावर में अपनी कीमत दिखा सकता था। विदुर के लिए वह भी इसके जरिए पिल टावर में असली हकीम बनने जा सकता था। विदुर ने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि निर्वासन से छुटकारा पाने की यह प्यास उसे बहुत अच्छे से समझ थी। बस इतना अंतर था कि चंद्रोम का पिल टावर में किसी के साथ जिंदगी और मौत का बैर नहीं था, जबकि विदुर का बैर दल के सबसे ऊंचे स्तर सजा हॉल के साथ था। भले यह ऐसा बैर नहीं था जो खून का सागर बहा दे, लेकिन यह ऐसा भी नहीं था जिसे दूसरी तरफ की मौत के बिना सुलझाया जा सके। आखिर में भले वह लौटना चाहता, वह नहीं लौट सकता था। चंद्रोम ने आह भरी और खामोश हो गया। विदुर के साथ 3 साल रहने के बाद वह उससे बहुत परिचित हो गया था। वह ऐसा शख्स था जो वादा करता उसे जरूर करता। विदुर और भानु इस वक्त नीले आत्मा शहर की भव्यता को देख रहे थे। यह चहल पहल और लोगों से भरा था। बेचने वाले अपनी चीजें चिल्लाकर बेच रहे थे और दूर में एक दवा बाजार था। यह सब उनके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन भानु की आंखों में नीलामी घर को देखकर हल्की उदासी उभरी। भले इन 3 सालों में शैतान दल के साथ जिंदगी बुरी नहीं थी, प्रशय परिवार का खूनी बैर वह एक पल के लिए भी नहीं भूला था। विदुर ने भानु के कंधे पर थपकी दी। उसने सिर हिलाया, क्योंकि वह भी नहीं भूला था। भानु ने बेमन से मुस्कुराया। उसने कहा, चिंता मत करो विदुर भाई, मुझे पता है कि अभी सही वक्त नहीं है। दुश्मन एक शक्तिमान रैंक है। विदुर ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, 2 साल और कुछ शक्तिमान रैंकों को मारना घोली बनाने जितना आसान होगा। भानु ने जोर से सिर हिलाया। उसने कहा, लेकिन विदुर भाई, मैंने सोचा है और यह बैर मुझे खुद चुकाना होगा। चंद्रोम को उनकी रंजिशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मकसद बहुत साफ था और उसे नहीं लगता था कि उसका और विदुर का कोई गहरा दोस्ताना रिश्ता था। वे बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। यह बात वह, विदुर और भानु तीनों को बहुत अच्छे से पता थी। चंद्रोम ने उन्हें एक विशाल चौक की ओर ले गया जहां बेचैन भीड़ थी, लेकिन वहां बहुत सख्त व्यवस्था थी। एक विशाल सेना एक बड़े पत्थर के मंच की रखवाली कर रही थी।
और उस मंच के ऊपर एक गहरा काला छेद धीरे धीरे घूम रहा था जो एक रहस्यमयी शक्ति बिखेर रहा था। चंद्रोम ने कहा, यह एक आयामी सुरंग है। इसका इस्तेमाल गोली नगर तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। शक्ति गठनों की तुलना में आयामी सुरंगें और लंबी दूरी तक छलांग लगा सकती थीं और वे ज्यादा स्थिर और सुरक्षित थीं। यह सामान्य ज्ञान था जो विदुर ने किताबों में पढ़ा था, लेकिन उसने इसे कभी वास्तव में नहीं देखा था। अकीरा दल के पास अपनी आयामी सुरंगें थीं, लेकिन वे कभी खोली नहीं जाती थीं और उसे उनके संपर्क में आने की इजाजत भी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वे दर्जा पहाड़ी में कहीं थीं। लाइन में इंतजार करने के बाद वे आखिरकार आयामी सुरंग के सामने पहुंचे। चंद्रोम ने अपने लबादे से एक छोटी नाव निकाली और उसे कुछ बार रगड़ा। यह एक आयामी नाव थी जिसे आयामी सुरंग में चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मूल रूप से छोटी आयामी नाव एक पल में बड़ी हो गई, कई मीटर लंबी और चौड़ी हो गई। इसके अंदर हल्की चांदी की आयामी शक्ति चमक रही थी और नाच रही थी। चंद्रोम ने कहा, चढ़ो। चंद्रोम ने आयामी सुरंग की रखवाली कर रहे योद्धाओं के साथ अपनी पहचान की पुष्टि की। उसने आयामी सुरंग का इस्तेमाल करने की कीमत के लिए दवा गोलियां दी और फिर विदुर और भानु को खुशी भरे चेहरे के साथ अंदर आने को कहा। नाव का अंदर बहुत शानदार और भव्य था और जो कुछ भी उनकी जरूरत हो सकती थी वह अंदर मौजूद था। चंद्रोम ने बहुत खुशी से विदुर से हंसकर पूछा, मेरी यह नाव कैसी है? यह आयामी नाव बनाना बहुत मुश्किल था। यह तीसरी रैंक की आयामी नाव थी और ज्यादातर आम लोगों के लिए यह पैसे की बर्बादी थी। लेकिन विदुर ने सिर्फ लापरवाही से सिर हिलाया। उसने कहा, थोड़ी छोटी है। चंद्रोम ने तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या कहा? छोटी? यह तीसरी रैंक की आयामी नाव है। अगर तुम इससे बड़ी निकाल सको तो मैं तुम्हें एक गुप्त कला दूंगा। एक असली गुप्त कला? विदुर ने पूछा। सचमुच? चंद्रोम ने कहा, हाँ। विदुर ने कहा, तो ठीक है, अपने शब्दों से मुकरना मत। विदुर ने मुस्कुराया। उसके परिवार के पास संयोग से ऐसी ही एक नाव थी। उसकी मां के मुताबिक यह उसके परदादा ने छोड़ी थी। भले ऐसी नाव बहुत कीमती और दुर्लभ थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ आयामी सुरंग के अंदर हो सकता था। बाहर यह पूरी तरह बेकार थी, खासकर अलग थलग अकीरा दल में। जब वह बहुत छोटा था उसने इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। जब विदुर दल से भागा था उसने स्वाभाविक रूप से सब कुछ साथ ले लिया था, जिसमें वह नाव भी थी। विदुर ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक छोटी नाव निकाली। उसे हवा में फेंकते ही छट 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 चेतना रोशनी फट पड़ी और छोटी नाव ने आसपास की आयामी ताकत को खींच लिया और फूल गई। बस कुछ पलकों में 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक विशाल नाव सुरंग में उभरी। चंद्रोम ने अपनी आंखें मली। उसने चुपके से अपनी 30 मीटर की नाव रख दी और भानु के साथ विदुर की निकाली विशाल नाव में कूद गया। आयामी सुरंग के आसपास इंतजार कर रहे लोग भी इसके बारे में उत्साह से चर्चा करने लगे। 7वीं रैंक या उससे ऊंची आयामी नाव, क्या वह किसी सर्वोच्च ताकत का युवा मालिक हो सकता है? चंद्रोम ने कहा, बच्चे, तुम्हारे पास वाकई 7वीं रैंक या उससे ऊंची आयामी नाव है। इतना बड़ा आकार कम से कम 7वीं रैंक का होना चाहिए था। 7वीं रैंक और उससे ऊंची आयामी नावें ऐसी चीजें थीं जिनका आम लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ वे सर्वोच्च ताकतें ही ऐसी चीज तक पहुंच सकती थीं। चंद्रोम की नजरें जब उसने विदुर को देखा अब एक अतिरिक्त जलन लिए थीं। 7वीं रैंक की आयामी नाव निकालने में सक्षम होना वाकई विदुर को अथाह बनाता था। इसके अलावा उसे इसे सबके सामने दिखाने की भी परवाह नहीं थी। क्या वाकई उसके पीछे कोई ताकतवर समर्थन नहीं था? अकीरा दल का निर्वासित? शायद वह उसकी तरह था जिसके पीछे निर्वासित होने के बावजूद एक समर्थक था। आयामी ताकत के खिंचाव में विशाल नाव धीरे धीरे गहरे काले सुरंग में खींची गई। विदुर को सिर्फ अपनी नजरें अंधेरी और शरीर में एक चमक महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह भारहीन हो गया हो, लेकिन खुद को खोने का एहसास जल्दी गायब हो गया। एक गहरा काला रहस्यमयी आयामी रास्ता उसके सामने उभरा। इस आयामी रास्ता का अंत नहीं दिखता था और यह पूरी तरह काला था। सिर्फ उनके बगल की आयामी दीवारें हल्की चांदी की आयामी शक्ति बिखेर रही थीं। यह आयामी शक्ति ही थी जिसने इस बेइंतहा अंधेरे में रास्ता बनाया था। आसपास देखने पर सब कुछ पूरी तरह खामोश था। केंद्र से आने वाली आयामी लहरों के अलावा सब कुछ खामोश था। यहां तक कि हवा का जरा सा झोंका भी नहीं था। सिर्फ एक मृत सन्नाटा था। शुरू में इस तरह का मृत सन्नाटा वाकई कुछ नया अनुभव था, लेकिन वह नवीनता जल्दी गायब हो गई। लगभग अंतहीन अंधेरे के गुजरने के साथ एक बहुत गंभीर शक्ति ने लोगों के दिलों को पूरी तरह ढक लिया। बातचीत की इच्छा भी इस पूर्ण खामोशी से दब गई। यह उबाऊ, बेस्वाद था और इसके अलावा सुरंग के अंदर वे अपने मूड से बाहर निकलने की शक्ति भी नहीं जुटा पाए। हकीमी पर चर्चा की इच्छा भी दब गई। यहां तक कि समय भी खिंच गया लगता था, जो उनके मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित कर रहा था।
वे पूरी तरह खामोशी में यात्रा से गुजरे। तीनों चुपके से अपने दिलों की रखवाली कर रहे थे। कुछ खाने की गोलियां खाने के अलावा वे कभी कभी अपनी शक्ति की ट्रेनिंग करते थे। उनके सामने दूर में एक हल्का चांदी का गोला उभरा। आयामी शक्ति की एक एक रेखा उत्साहित होने लगी और ज्वार की तरह वह उनकी ओर बढ़ी। इस शक्ति में आयामी नाव की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन धीमा होने के बावजूद आयामी नाव की रफ्तार अभी भी बहुत तेज थी। थोड़े ही समय में वह चांदी की रोशनी का गोला बड़ा होने लगा और उनकी आंखों को चकाचौंध करने लगा। चांदी की आयामी शक्ति एक सीढ़ियों के पर्दे की तरह थी, जो आयामी नाव को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। भव्य गोली नगर उस चांदी की रोशनी के पर्दे के ठीक पीछे था। इस पल विदुर को अभी भी नहीं पता था कि उसकी असली गाथा यहीं से शुरू होगी। गोली नगर की भव्यता ने विदुर को पूरी तरह दबा हुआ महसूस कराया। उसने पहले कभी इतने सारे हकीम नहीं देखे थे और न ही इतना विशाल बेइंतहा शहर। इंसानियत की सबसे बड़ी सभ्यता और संस्कृति निश्चित रूप से यहीं जमा थी। चंद्रोम ने गर्व से कहा, यहां? हाँ, यह तो बस बाहरी शहर है। असली भव्यता तो अंदरूनी शहर में है। पिल टावर अंदरूनी शहर में है। चंद्रोम का गर्व अब छिप नहीं रहा था। वह यहीं पैदा हुआ था, यहीं पला बढ़ा था। दैव्यनगर उसका परिवार थी। भले इस परिवार ने अतीत में उसके साथ गलत किया हो, उसे इससे कोई नफरत नहीं थी। इस जगह पर उसका परिवार, उसके दोस्त और उसके छोड़े निशान थे। विदुर ने गहरी सांस ली। हवा में चेतना शक्ति की सघनता अकीरा दल के बराबर थी और दवाओं की खुशबू हवा में भरी थी, जो दिमाग को तरोताज़ा कर रही थी। चंद्रोम के मार्गदर्शन में विदुर और भानु एक प्राचीन और सादे पत्थर के टावर पर पहुंचे। ये पिल टावर का एक शाखा टावर था। अंदर कई हकीम व्यस्तता से काम कर रहे थे। भले वे सब चुपके से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ों का योग अभी भी कानों में गूंज रहा था। यह शाखा टावर कभी चंद्रोम की मां के नियंत्रण में था। मौजूदा हकीम जो इसका जिम्मेदार था, चंद्रोम की मां का सबसे बड़ा शिष्य था, यानी चंद्रोम का सबसे बड़ा शिष्य भाई। चंद्रोम ने एक प्रतीक चिन्ह पकड़ा और विदुर और भानु को बिना किसी रुकावट के सीधे टावर के अंदर ले गया। टावर का अंदर बहुत विशाल था। अंदर कई हकीम थे जो अपनी रैंक और रुतबे को दर्शाने वाले लबादे पहने थे। हर शख्स जोश और आत्मविश्वास से भरा था। कोनों में कभी कभी हकीमों के छोटे समूह चुपके से हकीमी के बारे में सीखी बातों पर चर्चा कर रहे थे। चंद्रोम ने रास्ते में कई चीजें समझानी शुरू की और उन्हें एक खास रास्ते पर ले गया। चलो, मेरे सबसे बड़े शिष्य भाई को पहले से पता होगा कि मैं लौट आया हूं और वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। सही है, हम उसे तुम्हारी रैंकिंग परीक्षा दिलवाएंगे ताकि तुम्हें हकीमी बैज मिल सके। तुम्हारे स्तर के साथ 5वीं रैंक शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन 4थी रैंक की रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी रास्ते सब रोशनी से भरे थे, जबकि यह एकमात्र रास्ता था जो रहस्यमयी उदासी बिखेर रहा था। ये वास्तव में एक तरह की चेतावनी थी कि बिना चंद्रोम जैसे प्रतीक चिन्ह के कोई अंदर न आए, वरना पता नहीं किस तरह की अनकही मुसीबत गलती करने वालों पर गिरती। रास्ते के अंत में एक बड़ा हॉल था। इसकी दीवारों पर कई अलग अलग पत्थर के दरवाजे थे जो अलग अलग परीक्षाओं को दर्शाते थे। इस वक्त वहां पहले से ही लोगों का एक समूह खड़ा था। चंद्रोम ने जल्दी से एक 60 साल के बूढ़े आदमी को परिचित ढंग से अभिवादन किया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, वरिष्ठ शिष्य भाई। बूढ़े आदमी ने चंद्रोम के कंधों पर थपकी दी और मुस्कुराया। उसने कहा, जूनियर शिष्य भाई, तुम लौट आए। अफसोस तुम पहले नहीं लौटे। गुरु एकांतवास में है, ये अच्छी बात है। चंद्रोम की आंखें हैरानी से भर गईं। उसने पूछा, क्या यह एक नया स्तर पाने की कोशिश है? वास्तव में उनके परिवार का उसके खिलाफ निर्वासन कई साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन वह शैतान घाटी में फंस गया था और उस साल की अपनी गलती की भरपाई करने का कोई तरीका भी नहीं था, तो उसने जानबूझकर गोली नगर में वापसी नहीं की थी। अब उसके पास अपनी पुरानी शान हासिल करने की ताकत थी। अगर उसकी मां आगे बढ़ सकती थी तो कोई उसे नहीं रोक सकता था। बूढ़े आदमी ने कहा, सही कहा। अगर गुरु नया स्तर पा लेते हैं तो हमारी शाखा वाकई सुनहरा युग में प्रवेश करेगी। हाँ, अभी इस बारे में बात नहीं करते। ये दोनों कौन हैं? उसकी नजरें चमकीं और विदुर और भानु पर पड़ी। एक ताकतवर लहर फैल गई। विदुर का दिल हिल गया। भले उसे डर था, फिर भी उसने वापस घूरा। भानु थोड़ा कमजोर था। 2 कदम पीछे हटकर फिर नजरें टिकाईं। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। विदुर और भानु की प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान उसने कहा, ओह, बुरा नहीं। जब तक उनकी इच्छा शक्ति और आत्मा बहुत मजबूत न होती, उसकी नज़र से कोई भी तुरंत घुटने टेक देता। उसने पहले सोचा था कि ये दोनों उसके जूनियर शिष्य भाई के लाए शिष्य होंगे, लेकिन अब लग रहा था कि ऐसा नहीं था। विदुर ने विनम्रता से जूनियर पीढ़ी की तरह व्यवहार किया। उसने कहा, मैं विदुर, बुजुर्ग को नमस्ते। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा,
हाँ हाँ, काफी अच्छा अंकुर। क्या तुम पिल टावर में हकीमी पढ़ने की योजना बना रहे हो? उसने पहले ही विदुर जैसे अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को इस दरवाजे पर खटखटाते देखा था, इसलिए उसने अपनी ताकत दिखाई थी ताकि उसे पिल टावर की प्रतिष्ठा का एहसास हो। यह उसके लिए अच्छी बात थी क्योंकि यह जगह बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थी। चूंकि वे उसके शिष्य भाई के शिष्य नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उसे उनके साथ नियमों के मुताबिक व्यवहार करना था। चंद्रोम ने कहा, वरिष्ठ शिष्य भाई, कृपया मदद करें। यह विदुर मेरा शिष्य माना जा सकता है। बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, है तो है, नहीं तो नहीं। यह माना जा सकता है। क्या है? चंद्रोम ने हंसकर बूढ़े आदमी को बगल में खींचा और पूछा, वरिष्ठ शिष्य भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? दोनों ने चुपके से कुछ चर्चा की और बूढ़े आदमी का शरीर ढीला पड़ गया। उसने विदुर की ओर एक नजर डाली, फिर वे फिर से फुसफुसाने लगे। आखिर में लगता था कि वे किसी सहमति पर पहुंच गए और वापस आए। बूढ़े आदमी ने कहा, इस बूढ़े का नाम जीमन है। तुम मुझे जीमन चाचा गुरु कह सकते हो। उस कमरे में जाओ और अपनी रैंकिंग की परीक्षा दो। उसने 4 बड़े दरवाजों में से एक की ओर इशारा किया। विदुर ने देखा कि उस दरवाजे पर सामान्य लिखा था, बाकी तीनों पर क्रमशः मध्य, उच्च और महान लिखा था। 6ठी रैंक से नीचे की परीक्षा सामान्य परीक्षा कक्ष में होती थी। ये ब्यौरे चंद्रोम ने पहले ही समझा दिए थे। विदुर ने सिर हिलाया और उसकी ओर चलने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ और लोग वहां आए। हरे लबादे में एक मध्यम आयु का आदमी, जिसके हाथ में पंखा था, ने लापरवाही से मुस्कुराकर कहा, ओहो, क्या यह शिष्य भाई चंद्रोम है? हाँ हाँ, क्या तुम लौट आए और अपने साथ एक शिष्य भी लाए? उसने पंखे को विदुर की ओर लहराया, जिसमें सघन तंज था। चंद्रोम ने ठंडी हंसी छोड़ी और उसकी आंखें असली आग उगल रही थीं। उसने कहा, बराग। लेकिन विदुर को इसकी परवाह नहीं थी और वह सामान्य कक्ष में प्रवेश करने लगा। उसका खुद का बैर ही उसके लिए काफी था। चंद्रोम सिर्फ उसके साथ सहयोग कर रहा था, तो उसकी रंजिशों का जाहिर है कि उसे निपटने की जरूरत नहीं थी। बराग ने कहा, चंद्रोम, तुम जरा ज्यादा तुच्छ नहीं हो रहे? उस जमाने में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने तो बस मजाक में कुछ कहा था और तुमने इसे सच मान लिया। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो शायद तुम्हें अपनी मांसपेशियों से ज्यादा अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी चाहिए। हरे लबादे वाले मध्यम आयु के आदमी ने अपनी हथेली लहराई और विदुर की ओर इशारा किया, जो दरवाजे में घुस गया था। उसने कहा, हाँ हाँ, तुमने जो शिष्य लिया वह सामान्य दरवाजे पर गया। कितना हास्यास्पद। आओ, तुम लोग भी परीक्षा दो। 2 नौजवानों ने जीमन की ओर चलकर सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ी और परीक्षा प्रक्रिया की ओर बढ़े। जीमन ने पूछा, तुम कौन सी रैंक की परीक्षा दे रहे हो? दोनों ने एक साथ आत्मविश्वास से कहा, 6ठी रैंक, निचला स्तर। उनकी उम्र में 6ठी रैंक के हकीम की रैंकिंग को चुनौती देना वाकई तारीफ के काबिल था। जीमन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर महान दरवाजे की ओर इशारा किया। उसने कहा, अंदर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, चंद्रोम के आए रास्ते से अचानक हवा का एक झोंका आया। एक छायादार आकृति तेजी से उड़कर आई। उस छाया में एक दिव्य रोशनी की लहर थी और एक ताकतवर शक्ति थी। उस छाया से आने वाली गर्मी की लहरें इतनी तेज थीं कि उसका चेहरा भी ढक गया। उस धुंधली छाया में सिर्फ इतना दिख रहा था कि यह एक औरत थी। जीमन ने जल्दी से उस छाया को झुककर अभिवादन किया। चाची गुरु, छाया ने कहा, मैं अभी सामान्य कक्ष में कुछ भूल गई थी। मैं खुद ले लूंगी, तो तुम अपने काम संभालो। छाया सामान्य कक्ष में घुस गई। जीमन ने कड़वाहट से हंसकर कहा, हाँ। बराक ने ठंडी हंसी छोड़ी। हाँ हाँ चंद्रोम, लगता है तुम्हारा शिष्य तो गया। दैव्यनगर में कौन नहीं जानता कि गुरु हाना कितनी सख्त हैं। उनके लिए जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं है। चंद्रोम का चेहरा लहराया। उसे ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी। गुरु हाना को वह नहीं जानता था, लेकिन जीमन के चेहरे से वह बता सकता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। वाकई ऐसा था कि बुरी किस्मत हमेशा और बुरी किस्मत लाती थी। इस नीच बराक से मिलना पहले से ही काफी बदकिस्मती थी, लेकिन अब यह अजीब गुरु हाना भी उभर आई थी। बराक ने चंद्रोम के चेहरे को देखकर मुस्कुराया और ज्यादा खुश होता गया। चंद्रोम बहुत गुस्से में था और उसकी मुट्ठियां कसने से सफेद हो गई थीं, लेकिन पिल टावर के शाखा टावरों में लड़ना बिल्कुल मना था। थोड़े ही समय में महान दरवाजा खुला। बराक के लाए दोनों हरे लबादे वाले शिष्य आत्मविश्वास के साथ बाहर आए। दोनों ने एक साथ कहा, 6ठी रैंक, निचला स्तर, पास। उन्होंने अपने लबादों पर अपने हकीम बैज को बदल लिया। यह बैज देखने में शायद ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, लेकिन यह पिल टावर की मान्यता का प्रतीक था और पूरे मेनलैंड में इस तरह की मान्यता बहुत बड़ी ताकत देती थी। इसका मतलब था कि तुम्हें अधिकार और कई फायदे मिलते थे।
जाहिर है उनका आत्मविश्वास भरा और गर्वीला व्यवहार बराग के आदेशों की वजह से था। चंद्रोम का चेहरा और बदसूरत हो गया। उसे कोई शक नहीं था कि वे उसके सामने उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह अपनी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया गया था, लेकिन अफसोस, उसके पास इस गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी। उसे यह अपमान सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। ठीक उसी वक्त सामान्य दरवाजा खुला और विदुर कड़वाहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से बाहर निकला। बराग ने हंसकर कहा, हाँ, लगता है हमें नतीजा पूछने की भी जरूरत नहीं। उसने अपने पंखे को विदुर की ओर इशारा किया। चंद्रोम ने कहा, मेरे लोग अभी उस हद तक नहीं पहुंचे कि तुम उन्हें डांट सको। चंद्रोम को सिर्फ खून और शक्ति का उबाल अपने सिर में महसूस हुआ और उसने बराग के चेहरे पर एक पंजा मार दिया। उसकी शक्ति उमड़ी और कमरा अचानक जलती भट्टी के बीच जैसा गर्म हो गया। उसने अपनी असली शक्ति रोशनी निकाल ली थी। बराग का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेरे लिए टक्कर हो? लगता है उस जमाने में मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया वह काफी नहीं था। उनके टकराव की ताकत ने दोनों पक्षों को 2 कदम पीछे धकेल दिया। चंद्रोम का चेहरा बहुत बदसूरत था, लेकिन बराग का चेहरा भी हैरान था। उसके दिमाग में, चूंकि चंद्रोम को पिल टावर से निकाल दिया गया था, उसकी ट्रेनिंग चाहे कुछ भी हो उससे पीछे रह जानी चाहिए थी। लेकिन अभी उनकी टक्कर में उसे हैरानी हुई कि चंद्रोम की शक्ति रोशनी वास्तव में उसकी शक्ति रोशनी से एक स्तर ऊपर थी। चंद्रोम की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कहा, हरा तराजू राखी रोशनी। पवित्र शैतान ने उसे दवा बनाने को कहा था, तो जाहिर है कि उसने कुछ फायदे भी दिए थे। उनमें से एक थी हरा तराजू राखी रोशनी, एक शक्ति रोशनी जो पवित्र शैतान ने खुद उसके लिए ढूंढी थी। भले यह दिव्य रोशनी जितनी जबरदस्त नहीं हो सकती थी, लेकिन बाकी शक्ति रोशनियों में यह ताकत के मामले में शीर्ष 10 में आ सकती थी। लेकिन ऐसी रोशनी होने के बावजूद वह बराग के लिए सिर्फ बराबरी की टक्कर था। साफ था कि वह अकेला नहीं था जिसे कोई सौभाग्यशाली मुलाकात हुई थी। बराग की प्रगति भी उसे हैरान करने वाली थी। वह अतीत में उसने जो किया उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन लगता था कि ऐसी चीज इतनी आसान नहीं होगी। इस वक्त जीमन ने जोर से खांसा। उसने कहा, यह जगह पिल टावर की है, ये तुम दोनों के पुराने बैर निपटाने की जगह नहीं है। चूंकि तुम अभी अभी आए हो और यात्रा से थके हो, तो यह मंजूर था कि तुमने उचित प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से नहीं गुजरे, लेकिन कल के लिए तुम्हें और कोई छूट नहीं मिलेगी। यह जाहिर तौर पर पीछे का दरवाजा खोलना था, लेकिन ऐसा करना भी ठीक था। यहां तक कि बराग ने सिर्फ हम्फा और कुछ नहीं कहा। वैसे भी भले वह सामान्य दरवाजे की परीक्षाएं पास कर ले तो क्या। वास्तव में 2 कोशिशों में पास करना कुछ बहुत हास्यास्पद था। विदुर ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वह। चंद्रोम ने विदुर की बात काटने के लिए अपनी हथेली लहराई। उसने कहा, कुछ मत कहो, मैं सब संभाल लूंगा। ताकत के मामले में उसे अभी भी यकीन था कि विदुर गोली युद्ध प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग पा सकता था, जिससे वह अगले साल गोली सभा में हिस्सा ले सके। शैतान घाटी में विदुर ने ऐसी चीजें की थीं जो पूरी तरह आसमान को चुनौती देने वाली थीं। गोलियों की प्रतियोगिता में वह निश्चित रूप से एक चमत्कार कर सकता था। हालांकि अगर सबसे सख्त तकनीकों से विदुर की हकीमी रुतबे की जांच की गई तो शायद 5वीं रैंक थोड़ी मुश्किल थी। चंद्रोम के अनुमान के मुताबिक विदुर का शरीर कभी किसी भयानक चीज से गुजरा था। उस बच्चे ने फिर दवा स्नान, अपनी शक्ति बिंदुओं को सील करना आदि जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल करके उस चीज को दबाया था। इसलिए भले उसमें साफ तौर पर और ज्यादा ताकत थी, वह सामान्य समय में इसे दिखा नहीं पाता था। अगर तुम विदुर की रैंक को उसकी दवा बनाने की सफलता दर से मापते तो चंद्रोम को कभी कभी लगता था कि विदुर शायद पहले ही 7वीं रैंक के स्तर पर हो सकता है। बेशक इस तरह का एहसास कुछ ऐसा था जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं था। बराग बहुत घमंडी था और उसने कहा, हाँ चंद्रोम, क्या बात है? तुम इस बच्चे को गोली युद्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योजना बना रहे हो? हाँ, क्या मजाक है। पूर्वजों के बाकी वंशजों की बात तो छोड़ो, मेरे शिष्य भी इस बच्चे को पूरी तरह दबा देंगे। उसकी अहंकारी बातों से साफ था कि वह अच्छे से समझता था कि चंद्रोम को भविष्य में क्या करना है। गोली युद्ध प्रतियोगिता के अलावा दैव्य नगर में खड़े होने की उसकी सोच कोरी कल्पना थी। ठीक उसी वक्त एक और गूंजने वाली आवाज आई और सामान्य दरवाजा धकेल कर खुला। एक काली छाया विदुर की ओर बढ़ी। जीमन हैरान होकर चिल्लाया, चाची गुरु, कृपया रुकें। क्या अंदर कुछ हुआ था? क्या इस बच्चे ने किसी तरह उसकी चाची गुरु को नाराज कर दिया था? छाया ने कहा, मेरे रास्ते से हटो। बच्चे, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे? मुझे लगता है कि हम 6ठी रैंक मध्यम स्तर की परीक्षा दे सकते हैं। आओ। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कहा, बुजुर्ग,
मैं तो बस 5वीं रैंक ऊंचा स्तर का बैच चाहता था। 6ठी रैंक मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या यह उसके लिए जरूरी नहीं था? जब पवित्र टावर के लोगों ने विदुर के शब्द सुने, उनके दिलों में एक बयान न करने वाला गुस्सा भर गया। यहां तक कि चंद्रोम भी विदुर को घूर रहा था। धुंधली छाया ने हंसकर कहा, हाँ हाँ बच्चे, तुम्हारा काम तमाम है, लेकिन तुम में हिम्मत है, मुझे पसंद है। अरे तुम जो भी हो, क्या यह लड़का तुम्हारा शिष्य है? मैं इसे उधार ले रही हूं। उसने अचानक अपने कपड़ों को विदुर के चारों ओर लपेटा और उसे एक पल में ले गई। जीमन अवाक रह गया। उसने कहा, जूनियर शिष्य भाई, यह मुझे लगता है यह अच्छी बात है। चंद्रोम भी हक्का बक्का रह गया। सिर्फ भानु का मुंह कांप रहा था। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। विदुर, जिसे वह अपनी मुख्य ताकत और आधार मानता था, को बस ऐसे ही कोई ले गया। लेकिन उसने कहा कि यह अच्छी बात थी। क्या उसे पीछे भागना चाहिए? भले उसे पता था कि वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। भानु ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। इस वक्त सबसे बदसूरत चेहरा निश्चित रूप से बराख का था। 6ठी रैंक मध्यम स्तर। चाची गुरु ने कहा कि यह बच्चा 6ठी रैंक मध्यम स्तर की परीक्षा दे सकता है। अभी अभी उसने विदुर का अपमान किया था कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। अब ऐसा था जैसे सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया गया हो। गोलीनगर, अंदरूनी क्षेत्र। विदुर ने चारों ओर देखा। वह पहले ही पिल टावर के अंदर था और शक्ति चारों ओर दौड़ रही थी। इस जगह की चेतना शक्ति अकीरा दल की कीमती पुश्तैनी जमीनों से कम नहीं थी। धुंधली छाया ने विदुर पर सवाल दागे, जैसे जवाब का इंतजार नहीं कर सकती। उसने कहा, बच्चे, जल्दी मुझे वह तकनीक दिखाओ जो तुमने परीक्षा के दौरान इस्तेमाल की थी। विदुर ने कड़वाहट से हंसकर कहा, बुजुर्ग, वह तकनीक एक थी जिसे उसने चंद्रोम के साथ बदला था, लेकिन कुछ बारीकियां उसने अपने लिए ज्यादा उपयुक्त बनाने के लिए बदल दी थीं। छाया ने कहा, मुझे पता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ओह, इसे इसके लिए बदलने के बारे में क्या ख्याल है? उसके हाथ में अचानक एक शक्ति तकनीक उभरी। उसने कहा, महान रैंक गोली आग तकनीक, ये तुम्हारे लिए बहुत मददगार होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ति रोशनी अभी भी सामान्य रैंक की है ना? विदुर ने आंखें झपकाईं। उसने कहा, यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग, असल में। काली छाया ने अधीरता से अपना काला लबादा उतार फेंका। विदुर की नजरें चमकीं और एक बिल्कुल खूबसूरत औरत उसके सामने उभरी। उसने कहा, मुझे बुजुर्ग मत कहो, मैं ज्यादा से ज्यादा तुमसे 10 साल बड़ी हूं। ठीक है, मुझे बड़ी दीदी कहो। मैं भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम पिल टावर में हकीमी पढ़ना चाहते हो ना? यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें परवाह नहीं तो बड़ी दीदी तुम्हें वहीं सिखा सकती है। वे बूढ़े पुराने लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें सलाह दूं, लेकिन मेरा मन नहीं है। ओह, वह तकनीक, विदुर ने कड़वाहट से हंसकर कहा, मैं इसे तुरंत दिखाता हूं। वह पहले कहना चाहता था कि यह तकनीक ज्यादा कीमती नहीं थी। चूंकि वह चंद्रोम की वरिष्ठ चाची गुरु थी, वह स्वाभाविक रूप से इसे चंद्रोम से हासिल कर सकती थी। उसने कहा, मुझे यह तकनीक की समझ है, लेकिन जब तुम इसे इस्तेमाल करते हो यह वैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे, खैर, पहले मुझे दिखाओ, फिर हम बात करेंगे। खूबसूरत औरत ने महान रैंक गोली आग तकनीक को विदुर की ओर फेंका और फिर विदुर के प्रदर्शन के लिए एक प्राचीन दवा कड़ाही निकाली। विदुर ने सिर हिलाया और गंभीर हो गया। साफ था कि यह खूबसूरत औरत उन हकीमी दीवानों में से एक थी। हकीमी के अलावा उसे कुछ और दिलचस्पी नहीं थी। विदुर ने गहरी सांस ली। उसकी शक्ति रोशनी उसकी हथेली से कड़ाही में उछली। उसे लगा जैसे कोई खास शक्ति उसकी शक्ति रोशनी से उत्साहित हो रही थी और यह उसकी शक्ति रोशनी के साथ इतनी मेल खा रही थी कि कड़ाही दवा बनाने के लिए और ज्यादा उपयुक्त हो गई। इस तरह का एहसास ऐसा था जैसे उसकी शक्ति रोशनी कई स्तर ऊपर उछल गई हो। दवा बनाते वक्त हकीमी स्तर सबसे जरूरी था, लेकिन कुछ अन्य चीजें भी तुम्हारी काबिलियत बढ़ा सकती थीं। एक हकीम के लिए वे चीजें कम नहीं हो सकती थीं। यह पहली बार था जब विदुर ने इतनी शानदार कड़ाही का इस्तेमाल किया था और उसे इसकी चाहत महसूस हुई। शुरुआती चरणों में शायद इसका ज्यादा असर नहीं होता था। चाहे दवा कड़ाही कितनी भी अच्छी हो, यह हकीम पर निर्भर करता था। लेकिन अब जब वह बड़ा हो गया था, मौजूदा विदुर उस स्तर पर पहुंच गया था जहां उसे अपनी असली काबिलियत दिखाने के लिए एक ऊंचे स्तर की कड़ाही की जरूरत थी। उसने जो तकनीक दिखाई वह बहुत साधारण थी, लेकिन विदुर ने इसमें अपनी कुछ अनोखी समझ जोड़ दी थी, जिसके बाद यह वैसी नहीं रही। यह न तो अकीरा दल की तकनीक थी, न ही पिल टावर की। दोनों का मिश्रण था, न एक न दूसरा। इसे सिर्फ विदुर की अपनी तकनीक कह सकते थे। खूबसूरत औरत ने कहा, मुझे लगता है अब मैं समझ गई। अफसोस, यह तकनीक ऐसी है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। कितना चिढ़ाने वाला। ओह, सही है, तुम अभी भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मेरा नाम हाना है। तुम्हारा क्या है?
विदुर ने कहा, विदुर, मैं अकीरा दल। लेकिन तभी विदुर चुप हो गया। हाना थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, अकीरा मतलब अकीरा दल का शाखा सदस्य? विदुर खामोश हो गया। कुछ चीजें थीं जिनके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था। हाना ने कहा, ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं मान लूंगी कि यह सच है। तुम्हारे पास और कोई तकनीकें हैं जो तुम मुझे दिखा सकते हो? विदुर ने कहा, हैं। हाना ने कहा, अरे लालची मत बनो, मैं सिर्फ महान रैंक शक्ति तकनीकें दूंगी। विदुर ने कहा, नहीं, मैं पूछने वाला था कि क्या मेरे दोस्त को भी यहां लाया जा सकता है? उसका नाम भानु है और भले वह हकीम नहीं है, वह एक शानदार मददगार है। हाना ने कहा, दोस्त भानु? ठीक है, मैं उसे शाम को देखने जाऊंगी। अभी मुझे प्रदर्शन दिखाओ। हाना पूरी तरह से हकीमी दीवानी कहलाने की हकदार थी। हकीमी के लिए वह कुछ भी नजरअंदाज कर देती थी। और पिल टावर के नियमों की बात करें, वे जा सकते थे। विदुर शाम को भानु और चंद्रोम के साथ फिर से मिला। उसने पूछा, तो क्या बुजुर्ग चंद्रोम वास्तव में सुमेर दल से हैं? पिल टावर में 5 बड़े दल थे, सुमेर, कारा, यलगार, लाहो और ब्रावो। सुमेर दल सबसे कम दिखने वाला था, लेकिन पिल टावर के हर क्षेत्र में सुमेर दल के कुछ लोग कुछ मुख्य पदों पर थे। सिर्फ आधे दिन में विदुर ने हकीमी दीवानी हाना से सुमेर दल के बारे में कई चीजें सीख ली थीं। बाकी लोग शायद इतने खुले मुंह न होते, लेकिन हाना जैसा शख्स जिसे हकीमी के अलावा कुछ और परवाह नहीं थी, ने उसे सब कुछ बता दिया। और उसे पता चला कि सुमेर दल वाकई आसान नहीं था। चंद्रोम ने कड़वाहट से हंसकर कहा, यह सुमेर उपनाम कुछ भी नहीं है। मेरी शाखा बहुत पहले ही असली सुमेर दल से अलग हो चुकी है। स्थिति थोड़ी अराजक थी। चंद्रोम ने कभी नहीं सोचा था कि विदुर गुरु हाना की नजरों में आ जाएगा। अब उसे नहीं पता था कि उसकी योजना जारी रह सकती है या नहीं। आखिर उसके पास अब ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसमें विदुर की दिलचस्पी हो। विदुर ने हंसकर पूछा, गोली युद्ध प्रतियोगिता कब शुरू होगी? चंद्रोम ने कहा, तुम अभी भी हिस्सा लेना चाहते हो? यह आधे महीने बाद है। यह रहा तुम्हारा बैज। गुरु हाना की मान्यता के साथ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसने तुरंत एक 5वीं रैंक मध्यम स्तर का हकीम बैज निकाला और विदुर की छाती पर लगा दिया, डरते हुए कि विदुर उनके सौदे से पीछे हट जाएगा। विदुर ने हंसकर कहा, हाँ, मैं दूसरों की हकीमी देखने का मौका कैसे छोड़ सकता हूं? विदुर की आंखें चमकीं। सिर्फ एक दोपहर में उसने हाना के साथ बहुत कुछ बदला था। इसका एक छोटा हिस्सा उसका कुछ छोटी दवा बनाने की तकनीकों का प्रदर्शन था। ज्यादातर हिस्सा हाना का हकीमी के असल सार के बारे में बात करना था। उसने न सिर्फ दवा बनाने को संभालने या विभिन्न दवाओं की प्रकृति के बारे में बात की, बल्कि उसने वास्तव में हकीमी को एक तरह की ट्रेनिंग के रूप में माना, जैसे आसमान के रास्तों में से एक जिसे अभ्यास में लाया जा सकता था और खोजा जा सकता था। इसने विदुर के लिए एक विशाल दरवाजा खोल दिया था, जिसने उसे एक ऐसा नजारा दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो हकीमी ऐसी थी। गोली युद्ध प्रतियोगिता का दिन। गोली नगर में यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन था। भले इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन यह तय करता था कि अगले साल पिल टावर की गोली सभा में किसी परिवार को कितने कोटे मिलेंगे। इस बार की गोली युद्ध प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा हकीम हिस्सा ले रहे थे। इनमें से ज्यादातर तीसरे दर्जे के परिवारों के शिष्य थे, जो गोली सभा में हिस्सा लेने का अधिकार पाने के लिए लड़ रहे थे। 5 बड़े दलों जैसी ताकतवर हस्तियों को अपने कोटे पाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं थी। हिस्सा लेने वाले विभिन्न परिवार असली प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। उनके भेजे गए सबसे मजबूत शिष्य ज्यादा से ज्यादा 5वीं रैंक निचले स्तर के हकीम थे। असली प्रतिद्वंद्वी पिल टावर के अंदर से आते थे। उनके पास कोई परिवार या दल नहीं था, लेकिन वे असाधारण रूप से ताकतवर हकीम थे। चंद्रोम ने नफरत और रंजिश के साथ ठंडे स्वर में कहा, बराग खुद युद्ध मोड़ में उतर गया है। वह 7वीं रैंक ऊंचे स्तर का हकीम है और उसने 2 छठी रैंक निचले स्तर के शिष्यों को भी सिखाया है। पिल टावर में उसकी स्थिति और मजबूत होती जा रही है। मूल रूप से बराग उसके सामने एक चींटी से भी छोटा था, लेकिन फिर कुछ घटनाओं की वजह से उसने इस छोटे कीड़े पर झूठा इल्जाम लगाया, जिससे एक बड़ी गलती हुई जिसकी भरपाई नहीं हो सकी और उसे दैव्य नगर से 10 साल के लिए निकाल दिया गया। जीमन ने बगल से बताया, सिर्फ बराग ही नहीं, कहा जाता है कि लोहांग ने पहले ही 8वीं रैंक निचले स्तर के हकीम की ताकत हासिल कर ली है। बाकियों में यूनिश, बत्रा, हेमंत भी। इस बार शीर्ष 10 में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चंद्रोम ने हंसकर कहा, हाँ, ये कोई समस्या नहीं होगी। पिल टावर सिर्फ 7 लोगों को भेज रहा है जो छठी रैंक ऊंचे स्तर के हैं गोली युद्ध प्रतियोगिता में। विदुर की प्रतिभा के साथ शीर्ष 10 में आना कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे विदुर की ताकत पर यकीन है। चंद्रोम की नजरें चमकीं।
विदुर का हकीम स्तर शायद छठी रैंक तक न पहुंचता हो, लेकिन उसे उसके शरीर पर एक तरह की कमाल की शक्ति महसूस होती थी। शैतान घाटी में विदुर ने कई बार छठी रैंक की दवा गोलियां बनाई थीं, और एक बार तो उसने असली गोली बिजली को भी उकसाया था, जिसने पूरी शैतान घाटी को चौंका दिया था। उनके ज्ञान के मुताबिक सिर्फ 7वीं रैंक ऊंचे स्तर की दवा गोलियां ही गोली बिजली को खींच सकती थीं। अगर यह मध्यम स्तर की होती तो यह सिर्फ आसमान और जमीन में अजीब बदलाव लाती। हवाएं और बादल उमड़ते और बिजली की आवाज सुनाई देती, लेकिन बिजली नहीं गिरती थी। लेकिन विदुर की छठी रैंक की दवा गोली पहले ही गोली बिजली का गुस्सा खींच सकती थी, शीर्ष रैंक में शीर्ष गोली। हालांकि दवा बनाने के आखिरी कदम में विदुर की जवानी और गोली बिजली को संभालने के अनुभव की कमी की वजह से गोली बिजली ने दवा गोली को नष्ट कर दिया था। आखिर में शैतान दल की पवित्र राजकुमारी ने कदम उठाया और एक तली और जली काली गोली को बचा लिया, जो लगभग नष्ट हो चुकी थी। जीमन ने विदुर को लापरवाही से देखा। भले गुरु हाना की उस पर अजीब प्रतिक्रिया थी, उसे अभी भी यकीन करना मुश्किल था कि इतना नौजवान छठी रैंक के हकीम की ताकत रखता हो। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ज्यादा से ज्यादा वह शायद 5वीं रैंक तक खुद को जबरदस्ती पहुंचा सकता था। विदुर ने अपनी नाक रगड़ी। उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन वह गोली युद्ध प्रतियोगिता के लिए उत्सुक था। दिन में बाद में गोली नगर के अंदरूनी क्षेत्र में पिल टावर के एक गुप्त कमरे में हाना इस वक्त एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के सामने घुटनों पर बैठी थी। बूढ़े ने कहा, हाना, वह बच्चा पिल टावर में नहीं रह सकता। हाना ने पूछा, क्यों नहीं? गुरुजी, उसके शरीर में कई रहस्य हैं। मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत कुछ हकीमी सीख सकती हूँ। याद है वह हवा स्थिर करने वाली गोली जो मैं पिछले बार पूरी तरह नहीं बना पाई थी? मुझे उससे इसका तरीका मिल गया। बूढ़े ने कहा, वह बच्चा अकीरा दल का निर्वासित है। हाना ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे परवाह नहीं कि वह निर्वासित है या प्रतिभाशाली। जब तक वह मेरे लिए उपयोगी है तब तक ठीक है। बूढ़े ने कहा, जब तक तुम उससे शादी नहीं करती कोई रास्ता नहीं। हाना का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, शादी? गुरुजी, यह अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन वह मुझसे छोटा है। बूढ़े ने खांस कर कहा, मेरा मतलब है कि उसे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना होगा। हाना ने कहा, ओह, फिर छोड़ो। मुझे ऐसे पुरुष पसंद नहीं जो अपनी पत्नी के साथ रहने जाए। उसने वाकई इस पर सोचा, लेकिन आखिर में उसने सिर हिलाया। उसका सोचना था कि अगर वह विदुर से शादी करती तो शायद वह अकीरा दल का हिस्सा बन सकती थी और उनकी दवा बनाने की तकनीकें सीख सकती थीं। लेकिन अगर विदुर उसके परिवार का हिस्सा बनता तो यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव होता। यही वजह थी कि उसने मना कर दिया। बूढ़े ने कहा, तो उसे पिल टावर छोड़ने को कहो। हाना ने कहा, नहीं। बूढ़े ने हंफन के साथ कहा, वह एक तुच्छ 5वीं रैंक का हकीम है। हाना, तुम अभी जवान हो। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसके ख्याल में हाना ने विदुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और संभवतः विदुर ने किसी तरह की चालबाजी करके उसे मजबूर किया था। हाना वास्तव में उसकी परपोती थी, जिसे उसने बाहरी दुनिया में छोड़ा था। इसलिए वह उसकी बहुत चिंता करता था और कुछ पूछताछ की, जिससे उसे हैरानी हुई कि शैतान घाटी की राजकुमारी भी शायद उसके द्वारा मोहित हो गई थी। हाना ने कहा, गुरुजी, बेकार के ख्याल मत लाओ। मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा के साथ वह पिल टावर में पढ़ने जा सकता है। बूढ़े ने कहा, अस्वीकार्य। हाना ने कहा, गुरुजी। बूढ़े ने कहा, जिद करने से यह नहीं बदलेगा। बूढ़े को अपनी इस शिष्या के साथ सिर दर्द हो रहा था। वह हमेशा वही करती थी जो वह चाहती थी और उसे चिंता थी कि वह कभी शादी कर पाएगी या नहीं। इसलिए जब भी वह जिद करती वह उसे शादी करवाने की धमकी देता था। आमतौर पर यह बहुत असरदार था, लेकिन आज वह वाकई इस पर सोचने लगी। यह बहुत ज्यादा था। यह विदुर। हाना ने जिद पकड़ते हुए कहा, तो मैं आपका मन कैसे बदल सकती हूँ? गुरुजी, बस अपनी शर्तें बता दो, सिवाय इसके कि उसे मेरे परिवार में शामिल करना हो। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। यह उसकी आम चाल थी। वह रेंग कर बूढ़े के पैरों को गले लगाने लगी। बूढ़े ने कहा, छोड़ो छोड़ो, यह क्या व्यवहार है? हाना ने कहा, गुरुजी, गुरुजी, मुझसे वादा करो। मैंने पहले ही उसे पिल टावर में पढ़ने देने का वादा कर लिया है। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं चुपके से उसे सब कुछ सिखा दूंगी, गुप्त कलाएं भी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। हाना ने पूछा, क्या शर्त? यह ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बूढ़े ने हंफन के साथ कहा। हाना ने हंसकर बूढ़े से अलग होकर कहा, ठीक है, कृपया बता दें बुद्धिमान गुरुजी। वास्तव में उसे अपनी उत्पत्ति के बारे में पहले से पता था कि बूढ़ा उसका परदादा था।
उसने चुपके से एक खून जांचने वाली गोली का इस्तेमाल करके इसकी पुष्टि की थी। बूढ़े ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि वह इस बार गोली युद्ध प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है? अगर वह पहला स्थान पा लेता है तो तुम जो चाहो कर सकती हो। हाना ने कहा, गुरुजी, अपने शब्दों से मुकरना मत। बूढ़े ने हंफन के साथ कहा, हंफा, मैं नहीं मुकरूंगा। इसके बाद तुम यहां वापस आकर गुरुजी को तंग नहीं कर सकती। हाना ने कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अचानक दूर से बिजली की एक गड़गड़ाहट गूंजी। बूढ़े की नजरें उस पर टिक गईं। उसने कहा, ओह, गोली बिजली फिर से गिरी। किसने 7वीं रैंक ऊंचे स्तर की दवा गोली बनाई? हाना ने भी बिजली की ओर देखा। उसके लिए भी 7वीं रैंक ऊंचे स्तर की दवा गोली बनाना कई तैयारियों के बाद ही सफल हो सकता था। हर 7वीं रैंक की गोली, जो गोली बिजली खींच सकती थी, उसके लिए लुभावनी और नशीली थी। उसने कहा, मैं जाकर देखती हूं। बूढ़े ने कहा, ओह, रुको, ये गोली बिजली, ये थोड़ी अजीब है। हाना ने पूछा, क्या? बूढ़े ने कहा, ये सिर्फ गोली बिजली नहीं है, इसमें कुछ और भी है। शीर्ष रैंक की गोली। शीर्ष रैंक? हाना हैरान रह गई। गोली युद्ध प्रतियोगिता में 7वीं रैंक की शीर्ष दर्जे की दवा गोली बनाना। उसने चिल्लाया, आह! बूढ़े ने पूछा, क्या? हाना ने कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं कि विदुर के पास पहला स्थान पाने की कोई उम्मीद नहीं है? 7वीं रैंक की दवा गोली बनाने में सक्षम होने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गोली युद्ध प्रतियोगिता में पहला स्थान लेगा। चाहे कुछ भी हो, विदुर इसे पार नहीं कर सकता था। बूढ़े ने हंसकर कहा, हाँ, यह तो अच्छा है। उस बच्चे को भेज दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ छूट देता हूं। जब तक वह अंदरूनी क्षेत्र में नहीं घुसता तब तक ठीक है। बूढ़ा हाना की दयनीय शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सका और सिर हिलाया। यह लड़की बड़ी हो गई थी और अब उसकी अपनी सोच थी। वह छोटी लड़की नहीं थी जो हमेशा वही करती थी जो वह कहता था। यह बुरी बात नहीं थी, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अच्छी बात भी हो। इसे कुछ शब्दों में समझाना मुमकिन नहीं था। हाना को अब समझ आया कि उसका गुरु शुरू से उसे ठग रहा था, उसकी घमंड और गर्व पर खेलते हुए। उस युद्ध में पहला स्थान उसके लिए आसान और सरल था, लेकिन दूसरों के लिए इतना आसान नहीं था। उसने कहा, गुरुजी, अगर आप अगली बार ऐसा करेंगे तो मैं भविष्य में आपकी बात नहीं सुनूंगी। बूढ़े ने गुस्से में आंखें घुमाकर कहा, जैसे तुमने पहले कभी मेरी सुनी हो। जब वह पीछे सोचता तो उसकी यह शिष्या कभी भी हकीमी के अलावा किसी और चीज के लिए उससे मिलने नहीं आई थी। हमेशा वह ही उसे ढूंढने जाता था। यह सोचकर बूढ़े की विदुर के प्रति राय बढ़ गई। यह पहली बार था जब हाना हकीमी से इतर किसी चीज के लिए उससे मिलने आई थी, और वह भी एक आदमी के लिए थी। हाना ने कहा, मैं देखने जा रही हूं कि इस शीर्ष दर्जे की गोली को किसने बनाया। हाना ने जैसे ही पिल टावर छोड़ा, उसने देखा कि लोग हड़बड़ाहट में उसकी ओर दौड़ रहे थे। एक ने कहा, गुरु हाना। उसने पूछा, क्या हुआ? उस शिष्य ने कहा, क्या आपको याद नहीं है, आपने मुझे गोली युद्ध प्रतियोगिता देखने को कहा था। अब यह खत्म हो चुकी है। हाना ने कहा, इतनी जल्दी? शिष्य ने कहा, तकनीकी रूप से यह उस अर्थ में खत्म नहीं हुई है। हाना ने पूछा, क्या हुआ? अचानक बूढ़ा बाहर आया और उस शिष्य को घूरा। शिष्य ने डरते हुए कहा, गुरु पूर्वज। वह साफ तौर पर डर गया था। सिर्फ गुरु हाना ही बहुत ऊंची थी, गुरु पूर्वज तो और भी बड़े थे। बूढ़े ने कहा, बोल। शिष्य ने कहा, हाँ, किसी ने 6ठी रैंक की दवा गोली बनाई थी जो शीर्ष दर्जे से भी ऊपर थी, लेकिन उसकी तैयारियों के पर्याप्त न होने की वजह से गोली बिजली ने पूरे चौक को हिला दिया। अच्छा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बूढ़े ने उसे घूरकर हंसकर कहा, शीर्ष दर्जे से भी ऊपर? तुम्हें यकीन है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु पूर्वज। बूढ़े ने कहा, हाँ, शीर्ष दर्जा भी देखना मुश्किल है। शीर्ष दर्जे से ऊपर की बात, गोली बिजली में कुछ और स्वाद था, तो यह वजह थी। बूढ़े ने अपनी हथेली से हाना को पकड़ा। अपने शरीर को घुमाकर दोनों तुरंत गायब हो गए। उसी वक्त गोली युद्ध की जगह पूरी तरह अराजक थी। सारी दवा गोलियां जो बन रही थीं, गोली बिजली से जलकर राख हो गई थीं। स्थिति बहुत दयनीय लग रही थी क्योंकि राख हर जगह उड़ रही थी। सैकड़ों हकीम एक शख्स को नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे। ये वही शख्स था जिसने 6ठी रैंक की दवा गोली बनाई थी, जो शीर्ष दर्जे से भी ऊपर थी और गोली बिजली को उकसाया था। मूल रूप से गोली बिजली इतनी डरावनी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि शक्ति गठन उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन इस बार जो गोली बिजली आई थी वह बहुत अजीब थी। पहले 3 बार गिरी, फिर थोड़ी देर बाद फिर 3 बार गिरी, फिर इसने ताल बदली और लगातार 3 बार गिरी। आखिर में रक्षा शक्ति गठन में एक छेद कर दिया। यह उससे गुजर गई
और इलाके में पूरी तबाही मचा दी। सबसे नफरत वाली बात यह थी कि उसने जो छठी रैंक की गोली बनाई थी वह नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाकी सबकी दवा गोलियां इसकी जगह लेते हुए एक एक करके गोली संकट का शिकार हो गई थी। इन लोगों ने आधा दिन कठिन मेहनत की थी, जिसका नतीजा सिर्फ एक शख्स को फायदा पहुंचाया। बराग उनमें से था। वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। उस शख्स को तुरंत टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाना चाहता था। काफी और लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे। यहां तक कि चंद्रोम और जीमन भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। शीर्ष दर्जे से ऊपर की दवा गोली, भले यह सिर्फ छठी रैंक की थी, लेकिन अपने उत्कृष्ट दर्जे की वजह से इसने अपनी खुद की आध्यात्मिकता हासिल कर ली थी। अब जब जीमन ने विदुर को देखा तो वह पहले जैसा लापरवाह भाव नहीं रख सका। उसने कहा, शिष्य भाई, यह बच्चा आखिर कहां से आया है? चंद्रोम ने सिर हिलाया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इस बच्चे की संभावनाएं इतनी ज्यादा थीं। वह एक प्रतिभाशाली था। वह अकीरा दल का निर्वासित कैसे हो सकता था? क्या अकीरा दल के लोग सब अंधे थे? उसे लगा था कि विदुर की गुप्त काबिलियत के साथ छठी रैंक की शीर्ष दर्जे की दवा गोली बनाना बुरा नहीं होता। अगर यह शीर्ष दर्जे की होती तो वह शीर्ष 10 में आ जाता। और मुख्य बात पर लौटते हुए, भले वह शीर्ष 10 में न आ पाता, इतना प्रतिभाशाली शिष्य लाकर चंद्रोम को पिल टावर में निश्चित रूप से कई फायदे मिलते। लेकिन जब गोली बिजली गिरी थी, संकट तबाही मचाने वाला था। पूरा गोली युद्ध मंच नष्ट हो गया था और विदुर को नहीं पता था कि उसने अभी कितने लोगों को नाराज किया था। विदुर को वह लाया था तो चाहे कुछ भी हो, उसे इसके नतीजों को झेलना था। चंद्रोम ने अपने दांत पीसकर कहा, विदुर, उस गोली को जांच के लिए भेज दो। वह सबकी रंजिश भरी नजरों के बीच विदुर को इशारा कर रहा था कि वह गोली युद्ध की सामान्य प्रक्रिया का पालन करे और तैयार गोली को मूल्यांकन के लिए भेजे। बराग ने उछलकर विदुर की ओर इशारा किया और कहा, जरा रुको, इस बच्चे की बेलगाम महत्वाकांक्षा ने गोली युद्ध मंच को नष्ट कर दिया। हम उसे ऐसे ही जांच के लिए भेजने कैसे दे सकते हैं? चंद्रोम के खड़े होने को देखकर बराग भी खुद को रोक नहीं सका। उसके शब्द कई लोगों के दिलों में गूंजे। भले उन्हें पता था कि गलती जरूरी नहीं कि विदुर की थी, इस तरह की तबाही की जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी थी। अगर विदुर की दवा गोली भी नष्ट हो गई होती तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी बदकिस्मती को मान लेते, लेकिन इसके बजाय सिर्फ विदुर की गोली ही गोली बिजली स्वर्गीय संकट से नष्ट नहीं हुई थी, जो वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। विदुर मंच पर खड़ा था और उसे नहीं पता था कि क्या करना या कहना है। सैकड़ों हकीमों की घूरती नजरों की स्थिति ने उसे बहुत बड़ा दबाव महसूस कराया, जो अंदरूनी शक्ति के हमले से कम नहीं था। अचानक एक काली छाया आसमान से उतरी। यह हाना और बूढ़ा आदमी थे। हाना ने विदुर को खुशी भरी हैरानी के साथ देखा। बराग की ओर मुड़कर उसने चिल्लाकर कहा, किसने कहा कि उसने अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षा की वजह से ऐसा जानबूझकर किया? मेरे देखने में ये तुम हो जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी हमारे लिए एक उत्कृष्ट दर्जे की दवा गोली बनाकर दिखाओ। तुम मेरे आदमी पर पागलपन से भौंकने की हिम्मत करते हो। हाना कैसी शख्स थी, शायद छोटे परिवारों के कुछ लोग नहीं जानते थे, लेकिन बूढ़े की उत्पत्ति की बात करें, पूरा गोली नगर उसे जानता था। वह पिल टावर में शीर्ष रैंकों में था और उसका एक वाक्य ही पिल टावर के मुख्य सदस्यों को हिला सकता था। भले वह पिछले 10 सालों में वास्तव में सामने नहीं आया था, लेकिन जब तक वह जिंदा था उसकी प्रतिष्ठा जबरदस्त थी, जो आसमान और जमीन को भी उसके लिए गरजने की ताकत रखती थी। और हाना को यह बूढ़ा लाया था तो स्वाभाविक रूप से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। विदुर अवाक था। सिर उठाकर हाना को देखते हुए एक अजीब शक्ति ने उसकी नजरें खींचीं। उस दिशा में एक नजर डालते हुए उसकी नजरें बूढ़े की पुतलियों से सीधे टकरा गईं। विदुर के दिमाग में एक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे वह हजारों मीटर की ऊंचाई से समुद्र की गहराइयों में गिर रहा हो। एक पल में उसकी आत्मा बिखर गई और चूर हो गई। यह एक बयान न करने वाला डर था, लेकिन जिस पल आखिरी टुकड़ा चूर होने वाला था, विदुर की आत्मा का सबसे गहरा हिस्सा एक शक्ति की रेखा छोड़ने लगा, जिसने इस आखिरी टुकड़े को मजबूती से बचा लिया। बूढ़े की आंखों में हैरानी की एक रेखा उभरी। उसकी अंदरूनी शक्ति के साथ इस जैसे नौजवान के सारे रहस्य देखे जा सकते थे, लेकिन आखिरी पल में विदुर ने अपने दिमाग की रक्षा की थी। भले उसका बाकी दिमाग एक भी झटके को नहीं झेल सका था, अब चाहे वह कितनी भी अंदरूनी शक्ति से हमला करे, वह इस आखिरी रक्षा को पूरी तरह नहीं तोड़ सकता था। नो वंडर इस बच्चे ने उत्कृष्ट दर्जे की दवा गोली बनाई थी। अंदरूनी शक्ति के मामले में वह शायद पहले ही 7वीं रैंक ऊंचे स्तर पर था, नहीं शायद इससे भी ऊंचा, लेकिन यह सोचना भी बहुत हास्यास्पद लगता था। क्या वह आसमान से पैदा हुआ था या वह वाकई ट्रेनिंग से इस स्तर तक पहुंच गया था? उसका उपनाम अकीरा था। राक्षस उपनाम ज्यादा मुनासिब होता,
लेकिन अकीरा उपनाम भी समझ में आता था। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, हाना ने देखा कि वह विदुर की आत्मा की जांच कर रहा था और प्यार से हाँ फनकी। उसने कहा, गुरुजी, आप अपने वादे को तोड़ना चाहते हैं? उनका समझौता था कि अगर यह बच्चा गोली युद्ध में पहला स्थान पा लेता तो वह पिल टावर में हकीमी पढ़ सकता था। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे पता है, मैं बस उसकी जांच कर रहा हूं। वह वास्तव में इस वक्त सोच रहा था कि क्या हाना की शादी इस बच्चे से करना वाकई अच्छा विचार होगा। उसकी अंदरूनी शक्ति अविश्वसनीय थी और अगर वह उसे सिखाकर और पाल पोस कर बढ़ाए। हाना ने कहा, गुरुजी, क्या आप उसे किताबों में जोड़ सकते हैं ताकि वह पिल टावर में प्रवेश कर सके? वह बेचैन थी। विदुर के पास हकीमी से जुड़े कई रहस्य थे। उसे दवा बनाते देखना ही उसके अंदर एक प्रेरणादायक चमक जगा देता था। उस तरह का एहसास ऐसा था जैसे उसके शरीर की गहराइयों में एक शक्ति रोशनी जल रही हो। जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती थी वह यह थी कि विदुर ने एक उत्कृष्ट दर्जे की दवा गोली बनाई थी। वह वास्तव में थोड़ा अनिच्छुक थी कि उसने ऐसा कर लिया था। अब तक उसने कभी उत्कृष्ट दर्जे की गोली बनाने में सफलता नहीं पाई थी। यहां तक कि दूसरी या तीसरी रैंक की दवा गोलियों में भी उसका सबसे ऊंचा दर्जा अभी भी सिर्फ शीर्ष दर्जा था। उत्कृष्ट दर्जे की गोली बनाने में सक्षम होना किसी भी हकीम के लिए बड़ा गौरव देता था। विदुर का दिल अचानक हिल गया और बूढ़े के दिमाग के भंवर से निकल गया। आत्माओं का यह टकराव उसे बहुत फायदा पहुंचा था। यह ऐसा था जैसे उसका दिमाग तराशा जा रहा हो। जब बूढ़े की आत्मा ने उसके दिमाग पर हमला किया था, एक सबसे शुद्ध अंदरूनी शक्ति की रेखा बनी थी। अब जब उसने अपने आसपास फिर से देखा तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। बूढ़े की नजरें चमकीं, विदुर के बदलाव को महसूस करते हुए। उसे कुछ हद तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच्चा खतरे में रहते हुए भी बढ़ गया था और इतनी डरावनी रफ्तार से। बूढ़े ने खुद विदुर के पास जाकर कहा, तुम मेरे साथ आओ। विदुर ने मना करने के लिए मुंह खोला। तभी उसने देखा कि हाना पूरी कोशिश कर रही थी कि वह सहमत हो। उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े ने सिर हिलाया और अपनी हथेली से विदुर को लपेट लिया। उसे और हाना को भीड़ से दूर ले गया। बाकी लोगों की बातचीत दब गई थी। इतने ऊंचे रुतबे के लोग, क्या ऐसी चीजें थीं जिन पर छोटे लोग चर्चा कर सकते थे? गोली युद्ध के पर्यवेक्षक ने अब खड़े होकर नतीजा घोषित किया। आज का गोली युद्ध अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। कल उसी समय जिन हकीमों की गोलियां गोली बिजली से नष्ट हुई हैं, वे जारी रख सकते हैं। गोली नगर के इतिहास में गोली युद्ध के दौरान गोली बिजली का होना कभी नहीं हुआ था। चंद्रोम का चेहरा बहुत अजीब हो गया था। वह बूढ़ा उसकी मां का गुरु था, यानी उसका गुरु पूर्वज। जिस शख्स को वह लाया था, विदुर को गुरु पूर्वज ले गए थे। उसने कहा, यह अच्छा है या बुरा? वरिष्ठ शिष्य भाई? जीमन भी बस बेवकूफी से आंखें झपक रहा था। हाना की नजरों में आना आम बात नहीं थी। आखिर वह एक हकीमी दीवानी थी और शायद ही कोई उसका ध्यान खींचता था। लेकिन गुरु पूर्वज के इस बच्चे को ले जाने से संभवतः पूरा गोली नगर हिल जाएगा। जीमन ने कहा, मुझे नहीं पता। उसे तुम लाए थे तो तैयार रहो। शायद गुरु पूर्वज तुमसे सवाल पूछने आए। तुम बिल्कुल उस बूढ़े को ठगने की कोशिश मत करना। उसके सामने ऐसी कोई बात पूरी तरह बेकार है। चंद्रोम ने गला निगलकर सिर हिलाया। विदुर की गोली युद्ध प्रतियोगिता में स्थिति अभी अनिश्चित थी। अगले दिन वापस न आने की वजह से उसने जो उत्कृष्ट दर्जे की गोली बनाई थी उसे मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा गया। नियमों के मुताबिक वह स्वतः गोली सभा में हिस्सा लेने की योग्यता खो बैठा। हालांकि चंद्रोम की स्थिति तुरंत ऊंचे स्तर पर स्थिर हो गई। उसे गुरु पूर्वज ने बुलाया और पिल टावर में एक नया पद नियुक्त किया गया। और चूंकि विदुर को उसका शिष्य होने का बहाना था, विदुर को स्वाभाविक रूप से बाहर से लाया गया एक अच्छा अंकुर माना जाना चाहिए। एक बार फिर वे बूढ़े के गुप्त एकांत कमरे में थे। हाना ने जोर से अपनी हथेली हिलाई और बूढ़े के प्रस्ताव को ठुकराया। उसने कहा, गुरुजी, मैं उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आप उसे क्यों नहीं लेते? बूढ़े ने कहा, क्या तुम अपने गुरु की अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो? हाना ने कहा, नहीं, लेकिन शिष्य रखना बहुत परेशानी है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं परेशानी हूं? वह मुझे दवा बनाते वक्त परेशान करेगा। मैं बस उसे गोलियां बनाते देखना चाहती हूं और कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहती हूं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा अवाक रह गया। वह सिर्फ फायदे चाहती थी, बिना किसी जिम्मेदारी के। उसकी यह शिष्या। उसने कहा, गुरुजी, आप उसे मेरा जूनियर शिष्य भाई क्यों नहीं बनाते? बूढ़े ने कहा, मैंने पहले ही दुनिया को घोषित कर दिया है कि तुम मेरी आखिरी शिष्या हो। क्या तुम चाहती हो कि गुरु अपनी कसम तोड़े? हाना ने कहा, खैर, किसी भी तरह मैं उसे नहीं लूंगी। बूढ़े ने गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं।
तुमने ही उसे यहां चाहा था तो तुम जिम्मेदार हो। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक जबरदस्त हवा ने हाना को उसके कमरे से बाहर उड़ा दिया। हाना ने जीभ निकाली। उसने कहा, आप किस बात पर गुस्सा हो रहे हैं? अगर आप एक और शिष्य नहीं लेंगे तो मत लो। मुझे जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं तो मैं उसे बस दवा लड़के की तरह मानूंगी। वह कितना सीख सकता है यह उस पर निर्भर करेगा। 1 महीने बाद एक दवा बनाने का कमरा। हाना ने चिल्लाया, विदुर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी काली दिव्यता कड़ाही को दवा बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो। विदुर ने कहा, ओह, बस एक बार उधार लेने से कुछ नहीं होगा। हाना ने कहा, किसने कहा कि कुछ नहीं होगा? तुम्हारे इस्तेमाल करने के बाद मुझे साफ लगता है कि भले यह मेरी दवा कड़ाही है, इसके और मेरे बीच एक दीवार बन जाती है। विदुर ने अपनी नाक रगड़ी। हाना ने कहा, हाँ, तुम अपनी नाक रगड़ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जरूर कुछ किया। जल्दी बताओ और बड़ी दीदी तुम्हें दोष नहीं देगी। विदुर ने खांस कर कहा, खांस, मैंने कुछ नहीं किया। उसने अपनी हथेलियां पीठ के पीछे जोड़ लीं। पिछली बार जब उसने उसके इन शब्दों पर यकीन किया था, उसे पूरी रात बुरे सपनों की वजह से नींद नहीं आई थी। औरतें, खासकर खूबसूरत औरतें, निश्चित रूप से उकसाने वाली नहीं होनी चाहिए थीं। हाना वाकई गुस्सा हो गई। तो सिर्फ शब्द काफी नहीं थे। लगता था कि बाघ जो अपनी ताकत नहीं दिखाता उसे लोग कमजोर बिल्ली समझते हैं। वह गुस्से में विदुर की ओर बढ़ी। उसने कहा, मर जा। एक गड़बड़ लड़ाई के बाद आखिर में वास्तव में विदुर ही जीता। विदुर ऐसी खूबसूरत औरत के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने एक नई खोज की। और बस ऐसे ही हाना ने अपने हमले छोड़ दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसके साथ हकीमी पर उत्साह से चर्चा शुरू कर दी। लेकिन विदुर की नजरें थोड़ी तिरछी थीं। उस छोटी लड़ाई में हाना के कपड़े हल्के से खुल गए थे और उसकी हल्की गुलाबी चमकती त्वचा दिख रही थी। समय बीतता गया। इस वक्त विदुर को पवित्र गोली शहर में 3 साल हो चुके थे। पवित्र गोली शहर के बाहरी इलाके में एक नीलामी घर में। देखो, ये विदुर है, वही हकीम भाई जिसने भानु को ट्रेनिंग दी। कितना जवान है। हाँ, वही। पहले भानु की प्रतिभा बस ठीक ठाक थी, लेकिन विदुर की दवाओं और कौशल से उसने भानु को एक बेमिसाल प्रतिभा बना दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि चाहे तुम भानु को कैसे भी जांचो, यह बता पाना नामुमकिन है कि उसके शरीर की संभावना को दवाओं से बढ़ाया गया है। यह कैसे मुमकिन है? दवा गोलियां ट्रेनिंग में तो फायदा देती है, लेकिन प्रतिभा दूसरी चीज है। इन्हें एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिए। हाँ, क्या तुम पवित्र गोली शहर में नए हो? इस विदुर के पास एक औषधीय स्नान की तकनीक है जो वाकई किसी की प्रतिभा को बढ़ा सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ तुम्हारे स्तर को पार करने की 60% संभावना है। बस भानु को देखो। जब वह 7 सितारा महादक्ष था, तब वह द्रोण स्तर के साथ बराबरी पर लड़ सकता था। 3 महीने पहले जैसे ही वह द्रोण स्तर में कदम रखा, उसने एक शक्तिमान योद्धा को मार डाला। यह ऐसी चीज है जिस पर यकीन न करना मुश्किल है। मैंने सुना कि उस शक्तिमान और भानु का ऐसा बैर था जो सिर्फ पूरे परिवार को खत्म करके ही सुलझ सकता था। लेकिन क्या पिल टॉवर के लोग उसकी मदद करने नहीं गए थे? मैंने सुना कि शैतान दल की राजकुमारी वहां थी। जो खबर आई उसके मुताबिक भानु अकेले ही उसे मारने गया। वह 1-2 सितारा द्रोण ने लगातार 3 शानदार तकनीकों का इस्तेमाल करके एक शक्तिमान को मार डाला। हाँ, भानु इतना हास्यास्पद नहीं है। मैंने सुना कि वह शक्तिमान पूरी तरह दवाओं पर निर्भर था, जिसने उसे जबरदस्ती एक दिखावटी स्तर तक पहुंचाया था। उसका असली स्तर उसकी रैंक के लायक नहीं था। वह शायद गंवारों को डरा सकता था, लेकिन पवित्र गोली शहर में उसे सिर्फ गुलाम बनाकर रखा जाता। अरे, भानु आ गया। देखो, विदुर इस वक्त पूरी तरह से अपने सामने नए औषधीय फॉर्मूलों पर केंद्रित था। भानु को आते देखकर वह हंसा। आखिरकार आ गया? कुछ पसंद आया? भानु ने सिर हिलाया। 3 महीने पहले उसने अपने बैर को सुलझा लिया था और अब वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन भानु को पता था कि अगर विदुर न होता तो वह अपनी जिंदगी में फिर कभी चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। बदला लेने की तो बात ही छोड़ दो। भानु ने चुपके से विदुर से कहा, विदुर भाई, मैंने अभी कुछ खबर सुनी, लेकिन यहां इसकी बात नहीं कर सकता। विदुर ने सिर हिलाया। इस बार नीलामी में जो चीजें वह चाहता था वे पहले ही उसके हाथ में थीं, तो अब और देखने की जरूरत नहीं थी। वह भानु के साथ चला गया, लेकिन भानु आंतरिक इलाके तक चुप रहा। तब विदुर को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हुआ था।